हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स और चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ वेक्टर्स के बारे में। देखिए, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है बता रहा हूँ, समझिए। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसको हम लोग ज़ीरो पर एक एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ज़ीरो वेक्टर। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो समझिए क्या हुआ। कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जैसे मानिए कि एक स्टूडेंट है, अपने घर से गया स्कूल, स्कूल से वापस लौट के आया घर। अब आपसे कहा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन वापस लौट के आ गया है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। अब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो डायरेक्शन क्या है। तो ये जो है ये है कॉन्सेप्ट ज़ीरो वेक्टर को डिफाइन करने के पीछे। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। मतलब आप जो चाहे मान लें, जो आपके मन में डायरेक्शन हो आप उसको मान लीजिए। तो ये होता है ज़ीरो वेक्टर और इसको हम लोग ज़ीरो पर एक एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिचुएशन है ये बहुत सी जगह आ सकती है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन ए माइनस बी, ये कितना होगा। तो आप देखिए दोनों इक्वल कट के ज़ीरो तो आएगा। दूसरी बात हो सकती है कि x इज इक्वल टू, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस वाई, देन अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर a, ये कितना होगा। तो आप जानते हैं इससे कैंसिल, तो ज़ीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ज़ीरो वेक्टर को एक्सप्लेन करने के पीछे या उसको डिफ़ाइन करने के पीछे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट होगा ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन भी होगी। और अब आप सोचेंगे ज़ीरो अगर वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो डायरेक्शन क्या मानूँ, तो कुछ भी मान लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे वेक्टर में ज़ीरो ऐड करते हैं, चाहे कुछ भी डायरेक्शन हो, अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और डायरेक्शन कुछ भी हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, कोई इफ़ेक्ट उसका होगा नहीं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि जो नल वेक्टर होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर। देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि किसी भी वेक्टर में अगर आप ज़ीरो वेक्टर को ऐड कर देते हैं तो वो वेक्टर अनचेंज रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ज़ीरो वेक्टर हमें मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग ज़ीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ज़ीरो वेक्टर मिलता है। और नेक्स्ट ये है, देखिए अगर ये आपसे कहा जाए कि दो नंबर हैं x और y और वो इक्वल नहीं हैं, और आप देख रहे हैं कि x इंटू वैक्टर a इज इक्वल टू वाई इंटू वैक्टर a, अगर ये है तो ये कब ठीक हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट कि वेक्टर a इज़ ए नल वेक्टर, ये होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं। एग्जाम्पल्स देखिए ज़ीरो वेक्टर के। examples of zero vector
देखिए एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर एक बॉडी है और ये ओरिजिन है और वो यहीं पर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर उस बॉडी की पोजीशन जो है रेस्ट पर है तो पोजीशन ऑफ द बॉडी या पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी होगी, क्योंकि यहीं पर है तो आप इसी को इससे ज्वाइन करेंगे तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो कितना होगा, यहीं पर बॉडी रखी है, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे पोजीशन वेक्टर तो वो होगा नल वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। और फॉर ए यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा कितना होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है यूनिट वेक्टर। देखिए नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और किसी भी गिवन वेक्टर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है तो वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे। मैंने आपसे ये कहा कि ए यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जैसे मानिए कि आपके पास ये एक रेफरेंस फ्रेम है, इसमें कोई वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, सपोज ये वेक्टर गिवन है वेक्टर आर। अब अगर इसकी जो लेंथ है, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सपोज ये है आर। अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर लें कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो इसको हम कहेंगे आर कैप। आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा इसका यूनिट वेक्टर। तो आप लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, तो ये होगा आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और वी कैन से दैट वेक्टर आर अपॉन आर। देखिए अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो आप साथ में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो भी आप लिखोगे मैग्नीट्यूड उसमें साथ में यूनिट भी तो लिखोगे। तो अगर ये वेक्टर आर मीटर सपोज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी मीटर होगा। जैसे सपोज ये है 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये है 500 मीटर, तो बचेगा ओनली कितना 1 मीटर नहीं बचेगा और नॉर्थ ईस्ट बचेगा। तो इसका मतलब कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है और कोई भी यूनिट नहीं होती है। आप लिखेंगे कि नो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये होता है। अगर किसी वेक्टर को निकालना है आप लोगों को और आपको यूनिट वेक्टर पता है, ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर पता है और आपको निकालना है वेक्टर, तो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड को। तो आप लिखेंगे
कि फ्रॉम वन यहाँ से आप देखोगे तो वेक्टर आर कब मिल जाएगा, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, देखिए ऐसा हुआ कि ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सपोज जेड एक्सिस ये है। अब एक बॉडी है, किसी भी इंस्टेंट पर उसका पोजीशन वेक्टर देखिए, तो सपोज ये है। अब हम लोग चले इस तरफ, तो यहाँ पहुँचे, पहले गए ऐसे, ये डिस्टेंस है सपोज x, फिर गए ऐसे, ये डिस्टेंस सपोज y, फिर गए ऐसे, ये डिस्टेंस सपोज z। जब यहाँ पर पहुँच गए तो आपने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन किया, आपने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन किया, ये तो यहाँ पर पहुँचे। अब होता क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोग जितना चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो इसका वन डिवीज़न होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हुआ करते हैं ये इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप और ये होता है के कैप। इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आप ये मानिए कि आप लोग, हम बात कर रहे हैं इस पोजीशन वेक्टर की, अगर ये पॉइंट O और ये पॉइंट R, तो इसकी जो लेंथ है, जिसका मैग्नीट्यूड है, अगर ये R हुआ तो वेक्टर R जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, OR ये होगा, या कैपिटल R मान लेते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अब अगर हम चले x ऐसे, y ऐसे और z ऐसे, तो जो इसे कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम चले x ऐसे इस तरफ स्मॉल x, ये चले y और ये चले z, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कितने हो जाएंगे, x, y, z, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। तो वेक्टर आर कितना होगा, पहले आप चले इस तरफ, तो आपको x से यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x i कैप, फिर आप चले ऐसे, तो y j कैप, फिर आप चले ऐसे, तो z k कैप। तो जो वेक्टर r हमारा होगा ये होगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये होगा वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो इसके
जो पोजीशन वेक्टर हैं, सपोज़ ये है 4, ये है 3 और ये है 12, ये है 4 3 12, अगर ये हैं तो कितना होगा वेक्टर r? आप लिखेंगे कि इफ़ x, y, z, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, सपोज ये 4 3 और 12 हैं, मैंने मान लिया, तो वेक्टर r कितना हो जाएगा? देन पोजीशन वेक्टर r विल बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, ये हो जाएगा। अब अगर आपको OR निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिया है कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस which are mutually perpendicular to each other are called orthogonal unit vectors and they are represented by I cap, j cap and k cap। ओके, ये होता है। अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरफ, जैसे मैंने बताया था कि r कैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ निकाल कर। कि अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई r कैप कितना होगा, क्योंकि I कैप अलग है, j कैप अलग है, k कैप अलग है, तो r कैप कितना होगा अगर आपको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। r कैप निकालने के लिए पहले आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, OR निकालना पड़ेगा। तो OR कैसे निकालेंगे ये समझिए। आप लिखेंगे कि इफ़ OR इज इक्वल टू R इज इक्वल टू मॉड ऑफ R बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अगर इसका मैग्नीट्यूड है, कैसे निकालते हैं? तो आप ऐसे निकालते हैं, ये जो निकालना है डायगोनल टाइप आपको निकालना है, इसका कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे कि R इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख लीजिए फार्मूले जो आ रहे हैं, अगर ये वेक्टर R है तो आपने जो निकाला मॉड ऑफ R वो आपने निकाला ऐसे, और अगर ये था वेक्टर R, सपोज एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन थी, अगर आपको इसके लिए निकालना है कि मॉड ऑफ R कितना हुआ, तो आप लिखेंगे कि R कहें या मॉड ऑफ वेक्टर R कहें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा, एक्स की वैल्यू पुट करिए, कितना है 4 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 144, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि सब मीटर्स में थे, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो आप देखेंगे ये भी मीटर में निकल के आएगा, और जो ये वेक्टर R होगा ये भी मीटर में ही होगा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो आप देखिए ये वेक्टर R आया होगा, कहाँ में आया होगा, ये आया होगा मीटर में, तो ये जो इसकी लेंथ आएगी वो कहाँ में आएगी, ये भी मीटर में ही आएगी। ठीक है भाई, तो जो R या मॉड ऑफ वेक्टर R ये आएगा, इसकी यूनिट आएगी मीटर और वैल्यू होगी 13, तो 13 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि R कैप या यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। आप लिखेंगे देन यूनिट वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर R कैप in the direction of vector R। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, या वेक्टर R अपॉन ओनली R। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए वेक्टर R कितना है, वैसे तो ये हुआ दिस अपॉन दिस, और फॉर्मूले से चलना है तो हो जाएगा xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको निकालना है इसका, इस वाले केस में निकालना है, अगर आपको निकालना है इस वाले केस के लिए तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे इन दिस केस तो ये हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। वेक्टर आर कितना है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j प्लस 12k अपॉन इसकी वैल्यू आई थी 13, इतना हो जाएगा। और देखिए ये काहे में था, मीटर में, और ये काहे में है, ये भी मीटर में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 13 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, तो आर कैप इज इक्वल टू होगा 4 अपॉन 13 आई कैप प्लस 3 अपॉन 13 जे कैप प्लस 12 अपॉन 13 के कैप। और आप देख रहे हैं इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो ये आएगा यूनिट वेक्टर। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। अब आप सोचेंगे हम तो नहीं मानते कि यूनिट वेक्टर है, ये कहाँ लिखा है कि इसकी वैल्यू 1 है। अगर आप ये सोचें कि यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें पता लगता है कि यूनिट वेक्टर है ये। तो आप चेक कर लीजिए, आप इसका मॉड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है तो जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो आप मॉड देखिए इसका, आप लिखेंगे इट्स मॉड, इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ आर कैप मॉड ऑफ आर कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 13 इसका स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 13 इसका स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 16 अपॉन 169 प्लस 9 अपॉन 169 प्लस 144 अपॉन 169। एलसीएम हुआ 169, तो 16 प्लस 9 प्लस 144, तो ऊपर आया 169 और नीचे भी है 169। इससे कैंसिल तो 1 स्क्वायर रूट, तो ये 1। तो आप देखिए 1 निकल के आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड है ये 1 है। इससे प्रूव हो गया कि भाई जो आर कैप है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन of a vector by a real number। आप देखिए कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है, सपोज ये एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यूनिट है सपोज। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा। एक वेक्टर बी मिलता है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे कि 2 तो एक नंबर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कि अभी 8 था वो 16, 8 इंटू 2 16। और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसकी डायरेक्शन ही मानी जाएगी। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर, तो आप देखेंगे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसी
वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी आप लोगों को जिसका मैग्नीट्यूड होगा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये होगा वेक्टर बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड था 4, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड अगर 8 तो इसका होगा 16। ये इसका मतलब है। अब आपने ऐसा किया कि अगर एक वेक्टर सी इस तरह से है कि अगर आप लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर ए को तो मिलता है, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे 1/2 तो एक पॉजिटिव नंबर है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रह जाएगा आधा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका था 8 तो ये 4 रह जाएगा। तो आप देखेंगे 4 मैग्नीट्यूड, ये 4, तो 1 2 3 4 ये रह जाएगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? जो वेक्टर ए था उसका उसी डायरेक्शन में 1 2 3 4 और डायरेक्शन ये। तो आप लिखेंगे कि वेक्टर सी की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका हाफ होगा, यानी 4, और डायरेक्शन वही रहेगी। अगर मैं ये करता हूँ कि -1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक वेक्टर डी टर्म मिलता है हम लोगों को, वेक्टर डी इज इक्वल टू -1/2 ऑफ वेक्टर ए। तो अब यहाँ पर माइनस आ गया ना साथ में, जब ये नेगेटिव नंबर है तो माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी। अगर आप देखिए कि डायरेक्शन इसकी ऐसी थी तो इसकी ऐसी हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? हाफ। तो 1 2 3 4 और डायरेक्शन ये, तो ये वेक्टर डी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ए के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड जिसका हाफ होगा, इसका मतलब 4 ये होगा। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। कहीं पर अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं लिखूँगा वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड वही रहेगा, -1 है ना तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन आप पढ़ चुके हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर वाली बात, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, ये होगा वेक्टर ई, और इसका मैग्नीट्यूड इतनी होगा जितना कि ए का था, मैग्नीट्यूड रहेगा 8। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल यही तरीका है कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आप देखिए कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी b है और वो किसी वेक्टर a को आप किसी स्केलर क्वांटिटी s से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलती है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि अगर s पॉजिटिव है तो वेक्टर a और वेक्टर b एक ही डायरेक्शन में होंगे, अगर s नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन जो b का मैग्नीट्यूड होगा वो a के मैग्नीट्यूड का s टाइम्स होगा। ये लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल था और आगे भी रहेगा। जैसे आप ये मानिए कि एक एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, कि आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है m v वेक्टर, ये होता है। अगर एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है एक बॉडी की, v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे मोमेंटम को ड्रॉ कीजिए, तो आप देखिए कि ये 2 और ये 4 तो कितना हो जाएगा 8, और डायरेक्शन वही रहेगी। तो जो अगर आप ड्रॉ करेंगे P को तो डायरेक्शन यही रहेगी, इसके पैरेलल ये आप ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा वेक्टर P इज इक्वल टू 8, कितना होगा यूनिट, इसका है किलोग्राम और इसका है किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, मीटर पर सेकंड नहीं लिया हुआ है, पर किलोमीटर पर आवर लिया हुआ है, तो इसलिए किलोग्राम इंटू किलोमीटर पर आवर ये होगा।
ऐसे ही आप जानते हैं, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में ये कि आप जानते हैं कि f इजिकल टू एम ए, ये वेक्टर है, इसके से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ m इजिकल टू 3 किलोग्राम और एक्सेलरेशन इजिकल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो आप देखिए ये रहा एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, a इजिकल टू वेक्टर इजिकल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है तो 1 इंटू 3 तो 3, 1 2 3 ये हो जाएगा। f इजिकल टू एम ए से 3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3 न्यूटन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी स्केलर को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, या किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वो नंबर या स्केलर अगर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन वही रहती है, अगर स्केलर या वो नंबर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाया करती है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स जो भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स हो जाया करता है। तो इतनी बात अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के चैप्टर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।